नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं जो बनारस से आए हैं, जिन्होंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाई की है, दर्शन पर पीएचडी के लिए थीसिस लिखी है और अभी ज्ञान की राजनीति पर कार्य कर रहे हैं और कई दशकों से पूरे देश में भ्रमण करते हैं, ज्ञान की राजनीति की चर्चा करते हैं और वो बातें करते हैं जो आमतौर पर किताबों में, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरियों में, शोध ग्रंथों में नहीं होती। सहस्त्रबुद्धे जी, ये ज्ञान की राजनीति क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अब लगभग 20 साल से दुनिया में नए किस्म के परिवर्तन हो रहे हैं जी। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के चलते है, वैश्वीकरण के चलते है, अमेरिका के, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से अमेरिका की नई जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, जो नए युद्ध हैं उनके चलते हैं, इंटरनेट आ जाने के चलते हैं। इससे इतने बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल रही हैं, जिसमें ज्ञान की दुनिया में एक हलचल मच गई है। साइंस, जिसकी एक सिरमौर स्थिति हुआ करती थी 100, 150, 200 साल से ज्यादा से शायद जी, वो टूट गई है और ज्ञान की दुनिया को कैसे ऑर्डर किया जाए, यानी ज्ञान की दुनिया की व्यवस्था किस ढंग से हो, उसका नेतृत्व अब साइंस के हाथ में नहीं रह गया है। एक स्थितियां बहुत बदल गई हैं। किसके हाथ में नेतृत्व है आपके? यह नेतृत्व धीरे धीरे करके, जिसे आप नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं या आजकल सोशल मीडिया की भी बात है, इन क्षेत्रों में जा रहा है। नए किस्म की सैद्धांतिक रचनाएं हो रही हैं, उनमें जा रहा है। नतीजा ये हुआ है, लेकिन साइंस तो सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त ज्ञान अभी भी है, इसलिए नतीजा यह हुआ है कि एक बहुत जबरदस्त अस्थिरता ज्ञान की दुनिया में पैदा हुई है और इसके चलते लोगों का जो ज्ञान है, समाज में जो ज्ञान है, जिसे हम लोक विद्या कहते हैं, उसे भी अपना स्थान बनाने के लिए एक मौका पैदा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक मौका पैदा हुआ है। पिछले 200 साल से साइंस की दुनिया ने लोक विद्या को ज्ञान मानने से ही इनकार कर दिया था। पर ये 200 साल पहले तो लोक विद्या ही विद्या थी। किसानों की विद्या, कारीगरों की विद्या, जुलाहों की विद्या, वही विद्या ज्ञान। हाँ, अपने यहां तो यही थी, लेकिन साइंस का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जिसे कहते हैं, संस्थाकरण साइंस का, ये 19वीं सदी के शुरू से लगभग शुरू हो जाता है जी। इमैनुअल कांट उनका सबसे बड़ा दार्शनिक है, जिसने साइंस को प्रतिष्ठित बना दिया और उसके 20-30 साल बाद से व्यवस्थाएं, उसका कमांड सिस्टम ज्ञान की दुनिया का, ये बदलना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके जैसे हिंदुस्तान में आधुनिक शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ और इसके बढ़ती चली गई, वैसे धीरे धीरे करके यहां की जो विद्याएं थी, दोनों ही संगठित विद्याएं भी और लोक विद्या भी, वो तिरस्कार का पात्र होती चली गई। आप इसे संगठित विद्या और लोक विद्या मानते हैं क्या? पंडितों की विद्या को आप संगठित विद्या मानते हैं? शास्त्रीय, संगठित मानते हैं? शास्त्रों की जो विद्या है वह संगठित विद्या है और लोक विद्या, जो विद्या की परंपराएं, ज्ञान की परंपराएं लोकस्थ होती हैं, किसानों में बीच होती हैं, कारीगरों के बीच हैं, गांव में हैं, बस्तियों में हैं, उनको आदिवासियों में हैं, कम्युनिटीज में हैं, समुदायों में हैं, ये लोक ज्ञान की परंपराएं हैं, लोक विद्या की परंपराएं हैं। लेकिन इन लोक विद्याओं की कदर हम भारत वालों ने बहुत कम की या लगभग नहीं के बराबर की। जैसा कहा जाता, बस्तर में कई आदिवासी जातियां ऐसी जो अपना इलाज खुद कर लेती जड़ी बूटियों से, पत्तों से, पौधों से, उनके रस से, पौधों की जड़ों से। वो डॉक्टरों के पास कई लोग अभी भी नहीं जाते और वो स्वस्थ है। तो क्या ऐसी विद्या को समेटना, सहेजना आपका काम? समेटने सहेजने का काम तो नहीं करते हैं हम लोग जी, लेकिन इसे प्रतिष्ठा मिले, सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, हाँ। इसके आधार पर जिनकी जिंदगियां चलती हैं, वे लोक विद्या के आधार पर इतना कमा सकें कि उनकी जिंदगियां खुशहाल हो सकें, इसके लिए नीतियां बने। वास्तव में देखा जाए, जिस ज्ञान की राजनीति की बात हम कर रहे हैं वो यही है कि लोक विद्या को आधार बनाकर सरकार अपनी नीतियां बनाए, तो तभी आदिवासियों को, किसानों को, कारीगरों को, मजदूरों को, महिलाओं को, छोटे छोटे दुकानदारों को, इनकी जिंदगी भविष्य में किसी किस्म की खुशहाली की ओर जा सकती है। महिलाएं घरों में भोजन बनाती हैं जी, उनके अपने गुण हैं, कुछ उन्होंने शोध किए, कुछ उनके प्रयोग हैं, वो भी लोक विद्या में आते हैं। हाँ, बिल्कुल लोक विद्या में आते हैं।
खाना बनाना, बच्चों का लालन पालन, स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, इस सब के ऊपर उनकी अद्भुत जानकारियां हैं। और वो केवल जानकारियों का स्तर नहीं है जी, वो उसके अपने मूल्य हैं इस्तेमाल के, उसके अपनी तर्क की विधाएं हैं। देखिए, ये पूरी ज्ञान की एक दुनिया है, ये कोई केवल जानकारियों का भंडार है ऐसा नहीं है। उसके अपने मूल्य हैं, उसकी तर्क की विधाएं हैं, उसके सोचने के तरीके हैं, उसके आस्थाएं हैं, उसके अपने प्रयोग हैं। वास्तव में देखा जाए, जब हम लोक विद्या की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा रिस्पांस आता है, ऐसी प्रतिक्रिया आती है कि लोग ये कहते हैं कि जो बचा हुआ है, वास्तव में हम बचे हुए की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। यह नित नवीन है। देखिए, ये ओपन स्पेसेस में है, खुले मैदान में है, समाज में अस्तित्व रखता है, बाजार बदल रहा है, सरकार की नीतियां बदल रही हैं, और ये लगातार बदलता जाता है। आम धारणा तो ये कि सारा ज्ञान विश्वविद्यालयों से आता है, पीएचडी की डिग्रियों से आता है, आईआईएम आईआईटी से आता है, वार्टन और कैम्ब्रिज से आता है, ऐसा। अब ये तो प्रचार की बात है। हाँ। और राज्य बाजार या पूंजी और साइंस, इसके बीच में पूरे आधुनिक काल की शुरुआत से एक गठजोड़ रहा है। यह गठजोड़ शासन का गठजोड़ है, और इसी गठजोड़ के हाथ में सारा कमांड, जिसे आप कहते हैं, ये सारी बातें वहां से तय होती हैं इस गठजोड़ से। साइंस का विकास शुरू से कॉमर्स के साथ एक रिश्ते में हुआ है, स्टेट के साथ एक रिश्ते में हुआ है। तो स्टेट, कॉमर्स और साइंस ये साथ में मिल करके राज करते हैं। लोक विद्या को अगर खड़ा होना, अगर किसानों की जिंदगी खुशहाल होनी है, तो लोक विद्या की पुनर्प्रतिष्ठा होना जरूरी है। और वो, जी हाँ, क्या आपकी अवधारणा है इसमें, क्या होना चाहिए? देखिए, इसका कोई हल तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसका कोई समाधान कोई दे दे ऐसा नहीं। एक नई किस्म की राजनीति की जरूरत है, जिसमें राजनीति की कल्पना ही अलग हो। देखिए, पूरे आधुनिक काल में किसान की कोई राजनीति नहीं है। राजनीति या तो पूंजी की है, या तो मजदूरों की है, या अभी हाल में आकर के कुछ क्षेत्रीय किस्म की राजनीति है, कुछ जाति आधारित भी राजनीति हुई है। लेकिन किसान की कोई राजनीति नहीं है, आदिवासियों की कोई राजनीति, उनके नाम पे राजनीति जरूर है, लेकिन उनकी अपनी राजनीति। ये ज्ञान की राजनीति की जो बात हम कर रहे हैं, ये उस लोक विद्याधर समाज, उसे हम लोक विद्याधर समाज कहते हैं, वह किसानों का, कारीगरों का। हमने तो यह मान लिया कि जो हमारे मजदूर हैं, हमारे कारीगर हैं, हमारे गृहिणियां हैं, हमारे पिछले इलाकों में रहने वाले वर्कर हैं, किसान हैं जी, उनका ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं। हमने मान लिया कि ज्ञान की गंगोत्री केवल विश्वविद्यालयों में निकलती है, सचिवालयों में बहती है, और तमाम महंगे महंगे विश्वविद्यालयों में चलती है, क्योंकि शिक्षा भी एक बाजार बन गया, शिक्षा बड़ा धंधा बन गया। सही तो बात। इसके रहते इस ज्ञान की प्रतिष्ठा कैसे होगी? ये तो एक आंदोलन की बात है जी। हम यह सिलसिला गांधी जी से उठाने का प्रयास करते हैं जी। अब ज्ञान की दुनिया, देखिए, जो परिवर्तन का जिक्र मैंने शुरू में किया कि ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आ जाने से, इंटरनेट के आ जाने से एक ज्ञान उद्योग की बात होती है, ज्ञान समाज की बात होती है। आपको ध्यान होगा कि अभी से केवल 30-35 साल पहले तक बात उद्योगों की हुआ करती थी। जी। गांधी जी ने ग्रामोद्योग की बात की। उन्होंने गांव की ताकत के रूप में ग्रामोद्योग को पहचाना, उसमें खेती भी आती है। ग्रामोद्योग को पहचाना गांव की ताकत के रूप में। हम यही, जब यह बड़ा युग परिवर्तन हो रहा है, एक उद्योगों की दुनिया ज्ञान की दुनिया में रूपांतरित हो रही है, उस वक्त केवल भाषा बदल जाती है। गांव की ताकत, अब आप ग्रामोद्योग में कहेंगे तो उस ताकत का निर्माण या पुनर्स्थापना नहीं हो पाएगी। आपको कहना होगा कि आप ग्राम विद्या की बात कर रहे हैं, गांव की विद्या की बात अगर आप करेंगे तो आप लोक विद्या की ही बात कर रहे हैं। कैसे होगी सहस्त्रबुद्धे साहब? हर गांव शहर होना चाहता है, हर ग्रामीण शहरी होना चाहता है, हर व्यक्ति विदेशी चीजें, इंपोर्टेड चीजें वापरना चाहता है। ऐसे में हमारा ज्ञान कहां जाएगा, जब हमें अपने ज्ञान की कद्र हम नहीं कर रहे हैं? हमें पहले तो ये कि हर आदमी ये चाहता है, ये बात शायद उतनी सही नहीं जितनी हमें मालूम पड़ती है, क्योंकि हमारे जो एस्टिमेट्स होते हैं, जो हमारे अनुमान होते हैं, वो अगर हम गांव से जाकर के भी अनुमान लेना चाहते हैं तो गांव में, बाजार में जो आदमी बैठता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जिससे हमें तुरंत बात कर लेते हैं, बहुत समय नहीं लगता है जिससे बात करने में, हम उससे बात करके आते हैं।
इसलिए हम उसकी जो डीपर लेयर्स हैं, गांव में जो विचार के, सोचने के तरीके के जो बहुत से स्थान हैं, वहां तक पढ़ा लिखा आदमी या इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर बहुत बार पहुंच नहीं पाता है। इसलिए शायद इतने बड़े पैमाने पे ये सच नहीं है, लेकिन कुछ सत्य तो उसमें है। जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन किसी भी समय में स्वयंस्फूर्त तौर पे जो विचार लोगों के होते हैं वो, जैसे कार्ल मार्क्स ने, उनके जर्मन आइडियोलॉजी करके किताब है, वो कहते हैं रूलिंग आइडियाज आर द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लासेस। ये सम अप करता है, ये उन्हीं आइडियाज का विस्तार होता रहता है समाज में जो रूलिंग क्लासेस के आइडिया। जब चुनौती खड़ी होती है, ब्रिटिश के साथ में जो एजुकेशन सिस्टम आया, उसका विचार प्रसार, सोचने का तरीका, उसकी प्रगति की कल्पनाएं, उसकी सभ्यता की कल्पना, ये सब विस्तार पे थी। लेकिन जब गांधी के रूप में एक चुनौती खड़ी हुई तो नए ढंग से, दूसरे ढंग से सोचने वाले लोग आए, और फिर लोगों के बीच में ही जो दूसरी सोच थी, जो दब जाती है इन प्रभावी सोच से, वह उभर करके आती है। वो गायब नहीं हो जाती है, वो उसकी संस्कृति है, वो उसका इतिहास है, वो उसकी सभ्यता है। अभी तो ज्ञान का माध्यम अंग्रेजी को ही पाते हैं लोग। अंग्रेजी आ गई मतलब ज्ञान आ गया, ये समझते तो हैं, लेकिन यही तो बहस बदलना है जी। ये समझ गलत है, इस अर्थ में गलत है कि वह ज्ञान नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं कहीं पढ़ रहा था इंटरनेट पे, वो कह रहा था यूरोपीय विश्वविद्यालय में कुछ सर्वे किया कि यूरोप के विश्वविद्यालय में जो लड़के पढ़ने आते हैं वो क्यों आते हैं, उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान, ये जवाब मिला लगभग सब विद्यार्थियों से। थोड़े से थे जिन्होंने कहा कुछ ज्ञान की बात की। आप अपने यहां सर्वे करा लें, आप लोग तो इस क्षेत्र के हैं जी। सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा, ये उद्देश्य हैं छात्रों के यूनिवर्सिटी में जाने के। ज्ञान से कुछ लेना ही देना नहीं, ज्ञान तो उसका एक मीन्स बन गया है, ज्ञान उद्देश्य नहीं है, ज्ञान एक उसका तरीका, हाँ, एक जरिया बन गया है। आधुनिक ज्ञान, लोक विद्या उसका जरिया नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि ज्ञान जरिया नहीं होना चाहिए, ज्ञान जरिया भी होना चाहिए, लेकिन ज्ञान उद्देश्य भी होना चाहिए। ज्ञान तो सभ्यता की बात है। आजकल आए दिन जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? ये तो लोगों को के पास जो ज्ञान है उनको उस ज्ञान के इस्तेमाल से वंचित करने की पूरी नीति है। देखिए, लोक विद्या जिसे हम कहते हैं, जो लोगों के पास ज्ञान है, लोक विद्या के जरिए अपनी जिंदगी चलाना, जीविका चलाना, यह एक स्वयं सिद्धि है। मनुष्य ज्ञान का प्राणी है और ज्ञान के बल पे वो अपनी जिंदगी चलाए, यह एक स्वयं सिद्धि है। इस स्वयं सिद्धि को ही हम दूसरी भाषा दे दें, राजनीतिक भाषा दे दें स्वयं सिद्धि को, तो वो हो जाएगा यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जैसे एक समय राजनीति की शुरुआत हुई ये कह करके लोकमान्य के साथ कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ज्ञान की राजनीति की शुरुआत यह करके होती है कि अपने ज्ञान से अपनी जिंदगी चलाना यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अगर किसानों के पास जमीन नहीं रहेगी तो उनका ज्ञान किसी काम का नहीं, अप्रासंगिक हो जाएगा। और धीरे धीरे सब कुछ ज्ञान के आधार पे तो पूरी जिंदगी संगठित है, पूरी जिंदगी बिखर जाएगी, कहीं मजदूर हो जाएंगे और पूरी जिंदगी मतलब अपनी सभ्यता से कट जाएंगे, अपनी सोच से कट जाएंगे, अपने तौर तरीकों से कट जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएंगे। यानी किसान केवल खेती उसकी रोजी का जरिया नहीं, उसकी जिंदगी है, उसकी जीवन शैली है, ये आप कह रहे हैं। सही बात है। जिस तरह बुनकर के लिए बिनकारी है, मतलब ये कोई अलग से ऐसा नहीं है। जिस तरह आदिवासी के लिए जंगल है, उसी तरह से जो उनके पारंपरिक काम है, पारंपरिक इस अर्थ में नहीं कि पुराने हैं, जो उनके काम हैं हमेशा के, जिसमें वो बड़े होते हैं, जिसे सीखते हैं, जिससे उनका जीनियस, जो उनका सोचने का तरीका है, जो उनकी तर्क की पद्धति है, वो जिसके जरिए आकार लेती है, वही उसका मूल ज्ञान होता है उस व्यक्ति का। अभी जो राजनीति चल रही है वो तो दलगत राजनीति है, पार्टियों की राजनीति है, जातियों की राजनीति है, तो उसमें इस ज्ञान की राजनीति को कितना महत्व है? उसमें नहीं है, लेकिन ज्ञान की राजनीति, ऐसे तमाम संघर्ष हैं और संघर्ष करने वाले समूह हैं जो इस राजनीति में नहीं है। न जाति की राजनीति में है, न क्षेत्र की राजनीति में है, न धर्म की राजनीति में है, न पूंजी की राजनीति में है। एक्चुअली इन सबकी सिरमौर जो है वो तो पूंजी की राजनीति है। इस सबसे अलग
अपने को अलग रखे हुए ये तमाम संघर्षशील समूह हैं जो किसानों, आदिवासियों, मजदूरों के साथ संघर्ष करते हैं। इनमें एक ललक है, इनमें एक सम्मान है लोक विद्या के प्रति, उन लोगों के ज्ञान के प्रति जिनके साथ वे संघर्ष कर रहे हैं। ये जो सम्मान है संघर्ष करने वाले लोगों के मन में लोक विद्या के प्रति, यही बुनियाद है एक ज्ञान की राजनीति खड़ी करने की। इसके ऊपर ये लोग खड़ी करेंगे और हमारा अनुमान यह है कि जिस दिन ज्ञान की राजनीति के ऊपर थोड़ी बहुत बहस भी सार्वजनिक दुनिया में शुरू हो जाएगी, ये जो राजनीति हमें दिखाई दे रही है, इसमें भूचाल आ जाएगा, इसमें बहुत बड़ी हलचल आ जाएगी और बुनियादी सवालों पे बहस ये उनकी अनिवार्यता बन जाएगी। आज विश्वविद्यालयों में अलग अलग गुट बने हुए हैं, कोई कम्युनिस्टों का ग्रुप है, कोई आरएसएस वालों का ग्रुप है, कोई कांग्रेस समर्थित लोगों का ग्रुप है। वहां ज्ञान की बातें तो है ही नहीं, अपनी विचारधारा या जो बातें लेके वो चल रहे हैं उसी को लेके बढ़ाने की बात चलती, क्योंकि ये सब अनुयायी हैं। हाँ, यू सी, हम अनुयायियों के बल पे कोई नया काम नहीं हुआ करता। जब गांधी ने अपनी राजनीति खड़ी की या अपना सामाजिक कार्य खड़ा किया, तो आप पूरी शब्दावली ले लीजिए, वो सत्याग्रह है, स्वदेशी है, स्वराज है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा, एक के बाद एक पूरा ढांचा उन्होंने सोच का एक नया खड़ा किया, एक ज्ञान का नया सिस्टम, एक ज्ञान का नया तौर तरीका। एक्चुअली क्या था, ये लोगों के ही सोचने का तरीका था जिसे उन्होंने नई शब्दावली दी, एक नई प्रतिष्ठा दी और उसके जरिए समाज में दखल ले पाने का एक सक्षम संगठन कहिए या धाराएं पैदा की। तो महात्मा गांधी बहुत बड़े आदमी थे, युग के विचारक थे पूरे। हम उनसे सिलसिला उठाने की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम उस दर्शन को 21वीं सदी में लोक विद्या दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। गांधी के दर्शन को लोक विद्या दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर यह भाषा में अंतर है और कुछ हद तक 21वीं सदी के जो नई बाध्यताएं हैं, जो नए कंपल्शंस हैं, जो नई व्यवस्थाएं और सत्ताएं हैं, उनके चलते इसमें कुछ हद तक नए विचार भी हैं। आपकी वेबसाइट भी चलती vidyashram.org। हाँ, क्या उसमें आपने दिया हुआ है? उसमें ये सारी बातें हैं। अभी तक के हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, 2-3 कहिए, जो वेबसाइट बनाना, उसे चलाना, मतलब उसमें सब उसको करना धरना जानते हैं। हम लोग तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हैं, बनारस में हम लोग जो रहते हैं वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो मित्र हैं, कोई पुणे में हैं, कोई हैदराबाद में हैं, वो ये काम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने इस वेबसाइट को काफी अच्छा बनाया है। यानी सारे पब्लिकेशन, जितना हम लोगों ने लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी में जितना लिखा है, जितनी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जितने संघर्षों में भाग लिया है, यह सब लगभग वेबसाइट पे आ गया। आपका फंडिंग कैसे चलता है? कौन आपकी मदद करता है इस अभियान में? हमारा फंडिंग मित्रों से चलता है, स्वैच्छिक फंडिंग है हमारा। अभी तक कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फिनांस विद्या आश्रम को नहीं मिला है, हम लोगों ने लिया नहीं है, हम प्रयास भी नहीं करते हैं। हम कम पैसे के साथ काम करते हैं, ज्यादा पैसे से काम करने की आकांक्षा भी नहीं रखते हैं। अगर बहुत कम शब्दों में आपके इस अभियान को परिभाषित करना हो तो आप क्या बात कहेंगे हमारे दर्शकों से? यह इस देश के जिन्हें अनपढ़ कहा जाता है उन लोगों का ज्ञान आंदोलन है, और यह अपना सिलसिला इस सदी में गांधी से उठाता है। और पहले पहले जाएं तो जिसे भक्ति आंदोलन कहा है आधुनिक विचारकों ने, हम लोगों के विचार में वो भक्ति आंदोलन नहीं है, वह इस देश का एक महान ज्ञान आंदोलन है। कबीर और रैदास ये ज्ञान आंदोलन के सिरमौर व्यक्तित्व हैं। इनको भक्ति का बना करके उनको आधुनिक काल के ये जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स में सोचने के जो लोग हैं, साइंटिफिक व्यू वाले जो लोग हैं, जो नई आलोचना का एक की प्रतिष्ठा है, उसने उनको छोटा बना दिया है। वे वास्तव में ज्ञान आंदोलन के सिरमौर लोग हैं। चलते चलते अगर कोई बात आप हमारे दर्शकों से कहना चाहें, कोई अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि जब तक लोक विद्या के प्रति सम्मान हमारे मन में नहीं जागृत होता है, तब तक मनुष्य के प्रति सम्मान यह एक बाहरी बात रह जाती है, अंदर से नहीं हो सकता है। बस इतना ही। सहस्त्रबुद्धे जी, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो आए, इतने दूर से वाराणसी से आप आए हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, लेकिन अपने कम समय में से आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स का यह कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं।
YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं YouTube पर न्यूज़ मेकर्स DG न्यूज़ इंदौर, और आप हमारा ये इंटरव्यू और दूसरे इंटरव्यू भी वहां जाकर देख सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।